NCERT हिंदी क्लास 6 का जियोग्राफी। तो इसमें सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते हुए बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। फिर 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। फिर यह नए चंद्रमा की रात्रि आ जाती है, अमावस्या। फिर ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी कि जो अमावस्या होता है उस टाइम चाँद बिल्कुल दिखता नहीं है, अंधेरा होता है बिल्कुल। अगर उसमें आकाश साफ है, बादल नहीं है, तो ऐसे में हम आकाश को बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक जो तेज प्रकाश है उसके कारण रात का समय चमकने वाली जो वस्तुएं हैं उसको हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य की प्रकाश जो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके आगे जो बाकी तारे वगैरह हैं उनकी जो लाइटें हैं या चमक है वो फीकी पड़ जाती है, बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर, तो वो दिखती नहीं है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो भी चीज़ें आकाश में चमक रही है, चमकने वाली चीज़ें हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, ये मतलब अपने प्रकाश से चमक रही हो, किसी और के प्रकाश से चमक रही हो, वो सारे खगोलीय पिंड में आते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो ये इधर तो कुछ प्रैक्टिकल है। यहाँ पे देखिए तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा जो अलग अलग आकृतियाँ बनाई जाती हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जिस तरह मतलब अर्सा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल ही है। ये बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। जैसे कि सप्तऋषि जो कि 7 तारों का ग्रुप है, इसमें नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ये भाग है। चित्र 1.1 देखने को बोल रहा है। ये अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रह और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। तो ये ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहते हैं। यानी कि जब पहले जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी या कोई और माध्यम नहीं था, ध्रुव तारा जो कि हमेशा उत्तर दिशा में होता है, उसकी स्थिति पर ही हमें ये पता चल जाता था कि उत्तर दिशा किस साइड है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को भी जान सकते हैं। चित्र 1.1 में देखेंगे, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक 1.1 में देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचा जाए
काल्पनिक रेखा खींचा जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो है सप्तऋषि के 2 तारे हैं, एक संकेतक तारे, और इसको मिलाते हुए जब सामने सीधे जाएंगे तो ये ध्रुव तारे में जाके मिलती है। फिर कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। प्लेनेटाई शब्द जिसका अर्थ है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य में दिए गए हैं कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि केवल शनि ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं और ये इसकी विशेषता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इन 3 ग्रहों के पास जो है छल्ले हैं, और ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यहाँ पे ग्रहों को दिखाया गया है, फिर सूर्य का जो है किस तरह से ये चक्कर लगाते हैं। ये परिक्रमा करने के साथ साथ ये घूर्णन भी करते हैं। घूर्णन यानी कि अपने अक्ष पे ही गोल गोल घूमना। जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये जो है ये पृथ्वी है, तो ये एक तो जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है गोल गोल, और दूसरा है कि अपने अक्ष पे ही जो है ये अपने अक्ष पे ही इस तरीके से राउंड राउंड घूमते हुए ऐसे राउंड राउंड घूमती भी है, और फिर मतलब ये जो राउंड राउंड घूमती है अपने अक्ष पे वो घूर्णन है। और इस तरह से घूमते हुए जब ये सूर्य का चक्कर लगाती है चारों ओर इस तरीके से, इस तरह से घूमती हुई, तो ये परिक्रमा है सूर्य की। तो सूर्य है यहाँ पे और पृथ्वी ये रही, तो ये जो है घूर्णन के साथ साथ परिक्रमा भी करती है। और अन्य ग्रह भी हैं जो घूर्णन भी, मतलब अन्य सारे ग्रह भी हैं जो घूर्णन भी करती है और परिक्रमा भी, यानी कि अपने अक्ष पे भी गोल गोल घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी, उसके चारों ओर भी घूमती है। ठीक है, तो ये बताए गए हैं। जैसे और सूर्य से जो है ग्रहों की जो दूरी है, या बोले कि ग्रहों की जो स्थिति है तो वो किस तरीके से, तो सूर्य के बाद बुध, ये बुध, फिर है शुक्र, बुध है, शुक्र है, उसके बाद जो है पृथ्वी आती है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है,